दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। दोस्त, अगर देखा जाए तो लगातार आप सभी के बीच में जितनी भी सूचनाएं हो रही हैं डीएलएड एडमिशन 2024 पर, लगातार हम आपके बीच में प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि क्या आपको यहां से जितनी चीजें दी जा रही हैं, जो जानकारी दी जा रही है, क्या आपके लिए फायदेमंद हो रही है या नहीं हो रही है, इस चीज का आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य दीजिएगा। मैं लगातार आपको जो है आश्वासन देने का प्रयास कर रहा हूं आपके बेस में तमाम प्राइवेट कॉलेज वाले जो है। हालांकि इसके संदर्भ में मेरे पास दिन भर में करीब 200 लोगों के कॉल्स आ जाते हैं कि भैया आप ये सारी चीजें मत बताइए बच्चों के समक्ष, लेकिन एक तो कहावत नहीं है कि दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में अगर चला जाए तो लोग कहते हैं कि दिल है कि मानता नहीं। यार, जो चीजें फैक्ट रहती हैं जब तक हम आपके बीच में नहीं रख देते तब तक अपने आप में जैसे हमें संतुष्टि ही नहीं मिलती है, ठीक है। तो यही एक बड़ी वजह है, लोग मेरे पास कॉल करते हैं कि भैया आप ये सब सारी चीजें बच्चों को ना बताइए। लेकिन हमने अगर आपके बीच में यह वीड़ा उठाया है तो हम आपके बीच में आपको बिल्कुल फैक्ट जानकारी से रूबरू रखेंगे, ठीक है। मेरे ऊपर कोई भी कितनी आज क्यों ना आए, ठीक है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें सच्चाई बताकर रहूंगा ताकि आप किसी ऐसे फ्रॉड के साथ ना जाएं जो आपके साथ आने वाले समय में आपके साथ दुर्व्यवहार कर सके, ठीक है। तो चलिए एक एक चीजों पर अब चर्चा करते हैं। बाकी थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आपके बीच में सबसे ऊपर कहा जा रहा है कि पीएनपी का संपूर्ण नोटिफिकेशन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन तो आपने देख लिया होगा, लेकिन आज उससे हम बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करेंगे। एक एक चीजों को हम आपके बीच में समझाएंगे कि क्या है, कैसे है। पीएनपी का संपूर्ण जो है नोटिफिकेशन यहां देख सकते हैं और संपूर्ण अध्ययन भी हम आपके बीच में कराने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ठीक है। इसको आप कतई मिस नहीं करेंगे। यह बिल्कुल हमने वेरीफाइड का निशान भी यहां लगा रखा है, तो ये मानकर चलिएगा कि यह वीडियो आपके एडमिशन के लिए रामबाण वीडियो साबित होगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहां कहा जा रहा है फर्स्ट काउंसलिंग। आप लगातार यार हमसे मेरिट के बारे में पूछ रहे हैं, भैया मेरिट कितनी जाएगी, और हम आपके बीच में मेरिट को पहले से ही डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम बताएंगे। आपको पता है 2-3 चरणों में आपकी काउंसलिंग भी कराई जाती है, तो क्या वाकई में जो मेरिट मैंने आपको बताया है आपकी मेरिट इतनी जाएगी कि नहीं जाएगी, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्त, उसके नीचे आप देख पा रहे हैं काउंसलिंग या जो है काउंसलिंग मेरिट पर हम चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी मेरिट होती है, प्राइवेट कॉलेज की कितनी मेरिट होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बड़ा कंफ्यूजन आपने इस बात को पाल रखा है कि भैया जो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उनको आवेदन कब करना है। आपको पता है आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मौका नहीं मिला है, सेकंड राउंड काउंसलिंग से आपको मौका मिलेगा। तो लोग यह मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिरकार जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो आवेदन कब करेंगे, क्या जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, इस पर भी बात करेंगे। और कम फीस में एडमिशन, 100% सत्य जानकारी। तो चलिए हम एक एक चीजों पर आपसे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। मैं फिर से पूछना चाहूंगा कि क्या यहां से दी जाने वाली चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रहे हैं, इसका फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। बाकी यहां हम चर्चा कर देते हैं, 1 सेकंड आपका लगेगा कि कम फीस में एडमिशन अगर आपको चाहिएगा, ठीक है, तो संपर्क करिएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, मेरे पास अदर स्टेट के अभी तक जब से नोटिफिकेशन आपका आया कम से कम हजारों लोगों के फोन आए होंगे, भैया हम एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या प्रोसीजर होगा। यार, मैं आपके बीच में हमेशा कोई फैक्ट चीजें बता रहा हूं, ठीक है, कोई हिला हवाली नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं जो आपको फ्रॉड की तरफ ले जाए, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत होगी तो नंबर हम आपके बीच में दे रखे हैं, नंबर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नंबर है 94 52 33 10 53। ये नंबर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज इस 33 से हो रहे हैं, कोई कोई 35 लगा दे रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप ध्यान से लगाइएगा ताकि फोन किसी और के पास ना जाए। मेरे पास भी महोदय का फोन आ चुका है जिनका नंबर 35 है, ठीक है। अब हम क्या बताएं, अब जब नंबर यही मिल गया तो मजबूरन आपको देना ही, ठीक है। चलिए आप नोटिफिकेशन को देख लीजिए, उसके बाद बाकी चीजों पर हम चर्चा करते हैं।
तो देख सकते हैं नोटिफिकेशन आपके बीच में लगा है। सबसे ऊपर कहा जा रहा है प्रेषक यतेंद्र कुमार, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। बाकी यहाँ देख सकते हैं और भी डिटेल्स आपके बीच में दी गई है। विषय दिया गया है कि डीएलएड बीटीसी 2024 ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश चयन की प्रक्रिया के संबंध में, ठीक है। चलिए आप एक एक चीजों को देखिएगा, बिल्कुल तीव्र गति से हम आपको बताते हुए चलेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जो फैक्ट है वही आप जानिए, ठीक है। ये ऊपर कुछ चीजें नहीं है, सिर्फ आवेदन की प्रक्रिया कराने के लिए पीएनपी सचिव को दिशा निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मुझे कहने का यह निर्देश हुआ है कि इसको भी आपको जानने की जरूरत नहीं है ना। जो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है उसी चीज पर हम चर्चा करेंगे, बाकी चीजों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये भी ऊपर जो आपके बीच में दिया गया है ये भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए इसका देख सकते हैं पूर्व में नाम, अब इस समय तो डीएलएड है, लेकिन पहले 2017 के पहले इसका नाम जो है परिवर्तन होकर के डीएलएड किया गया। सिर्फ इसमें इतनी जानकारी है ना। आगे अगर हम आपसे कहें तो देखिएगा, अब डीएलएड प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक जो है प्रशिक्षण की सेवारत 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे पूर्व में बेसिक टीचर सर्टिफिकेट यानी बीटीसी प्रशिक्षण का नाम जो है वो दिया जाना था। एनसीटी नियमावली 2014 की परिशिष्ट के अनुसार जो इस कोर्स को डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कहा जाता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के रूप में जो है, अब देखिए ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, बट हमने आपको बता दिया। चलिए कहा जा रहा है आवेदन डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं जो है आगामी होने वाले प्रशिक्षण के अंतर्गत चयन जो है अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अभ्यर्थी को आवेदन पत्र निर्धारित जो है न्यूनतम शैक्षिक आयु संबंधी अर्हता जो है करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क जो है भुगतान के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त जो है किसी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डाक द्वारा तथा अन्य किसी माध्यम से आपके आवेदन स्वीकार माने नहीं होंगे, ठीक है। यानी कहा जा रहा है आप ऑनलाइन के अलावा अगर किसी भी माध्यम से अपने आवेदन को करते हैं तो वो अस्वीकार कर दिया जाएगा या निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन द्वारा किसी भी एक जनपद अथवा गृह जनपद से एक ही आवेदन किया जाएगा, उसके द्वारा किया जाएगा आवेदन जो है उसके द्वारा किया गया आवेदन प्रदेश के समस्त जनपदों, राजकीय डाइट एवं निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशित मान्य होगा। यानी आप एक अभ्यर्थी हैं तो सिर्फ एक ही आवेदन करेंगे, आप समस्त निजी व जो है डाइट के लिए एलिजिबल होंगे। आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है, आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि हमें वाराणसी का डाइट मिल जाए, ठीक है, वाराणसी का डाइट हमें मिल जाए तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी आप किसी भी डाइट पर एडमिशन ले सकते हैं पूरे ऑल यूपी में, ठीक है, जहां भी आप चाहें। चलिए आवेदन आपको एक ही करना होगा। सीटों पर चयन, आप देख सकते हैं सीटों पर चयन का मतलब क्या है। कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण हेतु एनसीटी द्वारा डाइट एवं निजी संस्थानों में अनुमानित सीटों के कला विज्ञान पुरुष महिला विभाजन किए बिना जो है समस्त आवेदकों का चयन मेरिट पर किया जाएगा। यानी आप साइंस से पढ़कर आए हैं, ठीक है, कला पढ़कर आए हैं, पुरुष है महिला है, क्या है कैसे, इसका कोई मायने नहीं रखता है। आपकी मेरिट कितनी है मायने इस पर रखेगा। आप जो है सीट आपको उसी पर आधारित होगी, ठीक है। चलिए आगे अगर हम इसी बीच में कहें तो जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है, बिल्कुल सारी चीजें हम आपको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। कहा जा रहा है आवेदन के लिए अर्हता आयु एवं निवास, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत हम कहें आवेदन अर्हता एवं निवास की बात करें तो समझिएगा, कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण वर्षों में चयन है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरते समय माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज सीबीएसई आईसीएसई मान्यता प्राप्त संस्थाओं से हाई स्कूल इंटरमीडिएट एवं उनके समकक्ष जो है परीक्षा घोषित परीक्षा तथा विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए जो है 5% छूट दी जाएगी। और ध्यान दीजिएगा जो लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका भी चयन जो है वो
जनरल के साथ ही किया जाएगा, यानी आपको कम से कम मेरिट 50% होना चाहिए। वहां आप अपने यहाँ कैटेगरी का लाभ लेते हैं, लेकिन मेरे यहाँ आने पर कैटेगरी का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ किनको लाभ मिलेगा आप इन चीजों को देख लीजिएगा। ये चीजें आप कंफ्यूज हो रहे थे भैया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला आपसे कहा जा रहा है, समझिएगा। देखिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जो है कोब से अमान्य तथा यूजीसी द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित किए गए जो है परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अर्ह नहीं माने जाएंगे। यानी अगर आप जो है किसी तरह से परीक्षा फर्जी तरीके से जो है पास किए हैं तो वो आप मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ देख लीजिएगा एज क्राइटेरिया भी आपके बीच में दी जा रही है, एज आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास अभी थोड़ा देर पहले एक कॉल आया हुआ था इसके संदर्भ में। देखिए कहा जा रहा है आवेदन हेतु अभ्यर्थी आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष, ठीक है, के लिए आवेदन किया जाएगा उस वर्ष की 1 जुलाई को जो है 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक न हो। उदाहरण स्वरूप डीएलएड प्रशिक्षण 2024 हेतु अभ्यर्थी की आयु जो है वो 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी, ठीक है। आयु सीमा में आपकी किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। आगे कहा जा रहा है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पिछड़ी जाति के अधिकतम आयु सीमा जो है 35 वर्ष और 5 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग विकलांग ये देख सकते हैं 15 वर्ष सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों किसको कितनी छूट रहेगी, इन चीजों को आपने देख लिया। यानी अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आपकी जो अधिकतम एज है वो 35 वर्ष ही होनी चाहिए और कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इसके पहले आप 17 साल के हैं किसी तरह से कर लिए हैं तो नहीं होगा, ठीक है। बाकी अगर आप 35 साल के अलावा 36 साल के हैं तो भी नहीं होगा, है ना। अब इस चीज को पूछने का कोई मतलब हमसे नहीं बनता, हम भी यही चीजें बताएंगे जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे कहा जा रहा है निवास उत्तर प्रदेश से अस्थायी निवासी अभ्यर्थी जो है को डीएलएड जो है प्रदेश में प्राथमिकता, ठीक, प्रवेश में प्राथमिकता की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद के समक्ष जो है सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी मैंने आपसे कहा भैया आप निवास प्रमाण पत्र कम से कम आप लेटेस्ट का बनवाइए, ठीक है। अगर लेटेस्ट का है तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा की स्थिति में उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगला कहा जा रहा है डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जांच जो है चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती हैं तो, अब ध्यान दीजिएगा यहां से अदर स्टेट के लिए सूचनाएं हैं, ठीक है। रह जाती हैं तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीटों के प्रति जो है प्रवेश संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा 100% यार सीटें बचेंगी। लोग परेशान होंगे कि यार पता नहीं सीटें बचेंगी। मेरे यहाँ सीटें कितनी हैं जो है 2,33,350 सीटें हैं, ठीक है। इसलिए सीटें आपके 100% बचेंगी। ये पिछली बार का आंकड़ा है, अभी लेटेस्ट का आंकड़ा नहीं आया है आपकी बार का, जब आंकड़ा आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। कहा जा रहा और यहाँ बड़ी चीज ये है आप आवेदन के बारे में पूछ रहे हैं भैया, ठीक, आवेदन आप कर दीजिए। आवेदन में कोई आपको शिथिलता नहीं बरतनी है, ठीक है। आप किसी भी राज्य से हैं आपको सेकंड चरण में मौका मिलेगा, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हमें सेकंड चरण में आवेदन करना होगा। नो, अगर ऐसा सोचते हैं तो गलत है, ठीक है। आप आवेदन सबके साथ ही करेंगे, बाकी काउंसलिंग तो आपके सेकंड चरण में होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश की तिथि तक राज्य सरकार द्वारा अधिकृत जो है अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके बारे में भी आप समझ गए हैं, ठीक है। आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना ये आपके काम की चीजें नहीं है, ठीक है। आवेदन पत्र आमंत्रित कर दिया गया है। दिशा निर्देश जो है मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप साइबर कैफे पर जाएंगे तो साइबर कैफे वाले भैया आपका खुद कर देंगे, ठीक है। आपको कुछ उसमें उन्हें इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सब कुछ उन्हें पता है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिएगा ये आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, ठीक है। अंतिम तिथि देखिएगा, अंतिम तिथि निर्धारित के बाद घोषित परीक्षा फल, शैक्षिक अंक पत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो है प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होंगे। ये बड़ी चीज है, यानी जिनका अभी फाइनल ईयर का परिणाम नहीं आया है ना, वो खासकर ध्यान देंगे। आपके लिए ये इंस्ट्रक्शन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कहा जा रहा है कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि
के बाद, ठीक है, आपने आवेदन भर कर दिया है, ठीक है, और आपका परिणाम आवेदन तिथि, अंतिम तिथि यानी आपकी अंतिम तिथि हमें लगता है कि 10 तारीख है, ठीक है, अगला महीना 10 तारीख है, 9 या 10 तारीख है, ठीक है। अगर इसके बाद आपका आवेदन रिजल्ट आता है तो आप मान्य नहीं किए जाएंगे, है ना। लेकिन लास्ट में हमने एक जो है नियम आपको बताया, आप किस तरह से आवेदन करेंगे तो आप मान्य कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको देखने पड़ेंगे, आप इंस्ट्रक्शन को देख लीजिएगा, ठीक है। विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि तक जो है इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी इस आशय से घोषणा पत्र प्रस्तुत कर लिया जाएगा कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उसका अभ्यर्थी स्वतः निरस्त समझा जाएगा। यानी आपका अगर रिजल्ट आ गया है तो आप आवेदन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास नहीं है तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं इंटरनेट की बात कही जा रही है कि अगर आपका जो इंटरनेट से आपने कॉपी को प्राप्त किया उस आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। अभ्यर्थी जो है द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत आरक्षण या विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं मिलेगा। बड़ी चीज, ठीक है। जो लोग कह रहे थे कि भैया हमने पहले बनवा लिया है जाति निवास, ठीक है, वो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि आप बनवा लीजिए, आवेदन जब शुरू हो रहा है तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। अन्यथा की स्थिति में आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। अगर अदर स्टेट से हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कहीं इसका दावा भी नहीं ठोक सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अंकपत्र उल्लिखित किए जाएंगे जिस पर श्रेणी आरक्षण विशेष आरक्षण का दावा किया गया हो, उन्हीं का लाभ अभ्यर्थी को चयन की दिशा में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टियां अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण सावधानी से भरी जानी चाहिए, क्योंकि यही चयन का आधार है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए विवरण की प्रिंट आउट, ऑनलाइन आवेदन पेमेंट प्रिंट आउट तथा पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अभ्यर्थी को अपने पास सुरक्षित रखने होंगे, ठीक है। ये आपका काउंसलिंग के समय लगेगा, ठीक है। चलिए आगे अगर इसी बीच में हम कहें तो देखिएगा, यदि किसी अभ्यर्थी, इन चीज़ों को छोड़िए, कोई काम की चीज़ नहीं, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। कहा जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी जो है अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तांक पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड पॉइंट उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्ट कर फार्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे, तथा जो है प्रतिशत अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का जो है उल्लेख आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पूर्णांक तथा प्राप्तांक के आधार पर ही प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थी जो है ऐसे अभ्यर्थी को कुल सचिव सक्षम प्राधिकारी जो है द्वारा निर्गत ग्रेड पॉइंट समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्रतिशत को परिवर्तित करके सूत्र फार्मूला अभिलेखीय जांच के जो है समय साथ लाना होगा, ठीक है। इन चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा, तब जाके आप अपने आवेदन फॉर्म को सेव करेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उससे हम आपको बता दे रहे हैं। बाकी चीज़ों को छोड़िए, मैं बार बार यही चीज़ें यार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए इस कॉलम को आप देखिएगा, कहा जा रहा है अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर दे नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर लें। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन को फाइनल सेव करने से पूर्व यह हाशिए से घोषणा पत्र जो है चयन करना अनिवार्य होगा कि मैंने जो ऑनलाइन आवेदन के अंतर्गत किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट निकाल कर उसमें की गई प्रविष्टियों का मिलान मूल अभिलेख से कर लिया है, उसे जो है सही पाया गया है और अपने रजिस्ट्रेशन में फाइनल सेव करने से पूर्व मैं सहमत हूं। फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे आवेदन पत्र में संशोधन करने का कोई अवसर नहीं देना होगा, ठीक है। यानी आपसे सब कुछ ये करवाएंगे, ठीक है। आप घोषणा भी दे रहे हैं, आप गलत फिल कर दे रहे हैं, उसके जिम्मेदार पीएनपी नहीं है, ठीक है। इसलिए आप कोई भी चीज़ों को फिलअप करने से पहले भैया आप अच्छी तरह से ध्यान से मिला लीजिएगा। अन्यथा की स्थिति में अगर एक बार आपने फाइनल को सेव कर दिया ना तो दोबारा आपका वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है।
चलिए, प्रवेश के समय अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण को सत्यता से या अनुबंध इन चीजों को छोड़िए। अब देखिए चयन आपका अभिलेखीय जांच कैसे क्या होगी। कहा जा रहा है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 एवं आगामी प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक अंकों के आधार पर गुणांक का आकलन करते हुए जो है श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। वरीयता के क्रम में वर्ग श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जाएगी। गुणांक के आकलन, ठीक है, गुणांक के आकलन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत अंकों को 0.2 अंकों तक जो है पूर्णांकित किया जाएगा। चयन के समय यदि एक ही वर्ग श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं, ठीक है, यानी एक ही वर्ग आपकी कैटेगरी हो, सब कुछ आपका सेम हो, ठीक है, और अगर आपका बराबर आ जाता है तो अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। गुणांक तथा आयु के समय होने वाले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, जैसे आपका नाम भी सेम है, सब कुछ आपका सेम है, ठीक है, तो आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके आधार पर आपको देखा जाएगा। अगर वो भी सेम है तो आपकी एज भी देखी जाएगी, जो सीनियर होगा उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब आपके चयन के आधार होंगे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीटीई से मान्यता प्राप्त सरकार, ये तो आपके लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी देख रहे हैं 18 पेज का यार पीडीएफ है, हर चीज जो है बता पाना थोड़े समय में कम संभव हो पाता है, ठीक है। चलिए, प्रवेश हेतु कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रवेश के लिए आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी। स्टेट रैंक निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, ये हम बताएंगे आपको। प्रशिक्षण संस्थान में 100% सीटों को भरने के लिए आपको विकल्प दिया जाएगा। देखिए, आपने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद आपकी स्टेट रैंक जारी की जाएगी। रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आप 5000 रुपये पेमेंट करेंगे, ठीक है। खुदा खास्ता आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको अगले चरण में किया जाएगा, और अगर कॉलेज मिल जाता है तो अगला 5000 पेमेंट करके आप अलॉटमेंट लेटर निकाल लेंगे। आप इस कॉलेज से संतुष्ट नहीं होते जो कॉलेज आपको मिला है तो ये 5000 रुपया दोनों, यानी पहला जो 5000 आपने काउंसलिंग के लिए जमा किया था वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, किसी भी कीमत पर वो रिफंड नहीं किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप उसी ही कॉलेज को सिलेक्ट करें, ठीक है, आप उसी कॉलेज को लॉक करें जिसमें आपको लगता है कि हम एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। एलिजिबल तो है ही, यानी जिसमें आप अपने आप को सुटेबल महसूस करते हो, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिएगा, अभी वो आपके क्लियर हो जाएंगे 5000 का जो बात मैंने अभी आपसे किया था, ठीक। कहा जा रहा है स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरण चक्र में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान को अग्रिम रूप यानी अलॉटमेंट फीस 5000 रुपये जो है मात्र ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य होगा। भुगतान किए जाने के उपरांत जो अपने मनपसंद चॉइस फिलिंग को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प ऑनलाइन पूरित करेंगे। यानी आप काउंसलिंग से पहले, मैंने अभी आपको बताया ना, काउंसलिंग से पहले आप 5000 पेमेंट करेंगे। 5000 पेमेंट करने के बाद आपने काउंसलिंग किया, काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिल गया तो आप फिर से 5000 पेमेंट करके आप अलॉटमेंट लेटर निकाल लीजिए। मैं मानता हूं कि आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आया जो आपको अलॉट हुआ है, तो जो पहले आपने 5000 पेमेंट किया है, ठीक है, ये किसी भी कीमत पर आपका रिफंड नहीं होगा। अगर अगले राउंड में आप जाना चाहेंगे तो फिर से आपको 5000 का पेमेंट हर हाल में करना होगा, ठीक है, नुकसान आपका जाएगा। इसलिए आप उसी कॉलेज को वरीयता दीजिएगा जिसमें आप 100% श्योर हो कि मुझे एडमिशन यहाँ ले लेंगे, मुझे भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में आप 5000 नाजायज करेंगे। अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट, आपको खुद ये करना होगा, आपको विकल्प चुनने यानी कॉलेज लॉक करने की कोई बाध्यता नहीं है। आप जितने कॉलेज हैं 2997 कॉलेज हैं, आप सभी कॉलेज को लॉक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, अगर कॉलेज नहीं मिलता नीचे आपको वही चीजें दी गई हैं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कन्फर्मेशन शुल्क, इसको भी हमने आपको ओरली बता दिया, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं यही आपको बता रहा था अपने विद्यालय के लिए हम आपको बता दें, ठीक है। जैसे आप अपने आप से ही ये प्रक्रिया कर सकते हैं, या तो आप मुझे 10,000 का पेमेंट कर दीजिए, आप आवेदन के बाद पेमेंट कर दीजिए, भैया आप मेरा करवा दीजिए, हम आपका करवा देंगे एडमिशन। या आप खुद कर सकते हैं, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप खुद कर लीजिए। आप जब अलॉटमेंट हो जाए मैं कॉलेज कोड आपको बता दूंगा, आप खुद कर लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे क्या करते हैं,
ठीक है। चलिए बाकी आगे यहाँ, हाँ ये सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी स्थिति में यहाँ देख सकते हैं आपकी कोई भी फीस रिफंड नहीं किया जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, आप उसी चीज़ों को फिलअप करिए जो आपके काम की चीज़ें हों। ठीक है, हम चलते हैं 11 नंबर पर, आपको अल्पसंख्यक कॉलेज के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं। 3 चरण में आपकी काउंसलिंग होगी, ध्यान दीजिएगा, तीनों चरण में आपको भाग लेना होगा। भाग लेने का मतलब है जब कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे थोड़ी ना भाग लेना होगा, जब कॉलेज मिल गया तो मिल गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर 700 रुपये जो है फीस आपकी लग रही है, जनरल की, ओबीसी की 500, विकलांग के 200 रुपये है। ठीक है, आवेदन जब करेंगे और आवेदन करके जब आप ख़त्म करेंगे तो आपका ये पैसा जो है वो रिफंड नहीं होगा। आप चाहें तो हम ले लें तो नहीं ले पाएंगे। आरक्षण संबंधी प्रावधान हमने आपको बता ही दिया, किसको कैसे क्या मिलेगा, है ना। चलिए प्रवेश की प्रक्रिया के बारे में इसको भी आपने देख लिया, कैसे कैसे क्या होगा। यहाँ फीस देख सकते हैं, ये डाइट आपके बीच में है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए फीस आपका कैसे लगता है, मैं बता देता हूँ। प्राइवेट की फीस जो होती है वो 41,000 रुपये होती है, और गवर्नमेंट की फीस जो होती है वो 10,200 रुपये होती है। अब प्राइवेट वाले फीस अपनी कम करके आपका एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है। कोई कोई अपने कहने के अनुसार ही करते हैं, जैसा कि हम आपके बीच में हैं, हम जितना कहेंगे उतना ही होगा। ठीक है, उससे एक पैसा ज़्यादा ना कम। आप कम भी देंगे तब भी हम नहीं मानेंगे आपका, है ना। ये भी चीज़ें हैं। ये है कि आप बाद में दीजिए वो अलग का मामला है, लेकिन आपको देना है उतना। अल्पसंख्यक कॉलेज कहा जा रहा है एनसीटीई से डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण हेतु मान्यता प्राप्त सरकार से संबद्ध प्राप्त ऐसे ये संस्थान जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कॉलेज संस्थान घोषित किया गया है। इनका कहने का मतलब ये है, अगर आपके यहाँ 100 सीटें हैं, ठीक है, अगर आपके यहाँ 100 सीटें हैं तो हम 50 सीटें अपने काउंसलिंग के आधार पर भरेंगे, और जो 50 सीटें आपकी बचती हैं ये आप मैनेजमेंट कोटे से भरेंगे। ठीक है, कैसे भरेंगे, मैनेजमेंट कोटे से भरेंगे। इसमें पीएलपी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें बिना आवेदन, अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप बिना आवेदन का एडमिशन लेते हैं तो 100% आप मानकर चलिएगा, अगर काउंसलिंग वाले बच्चों के साथ 10,000 ये ले रहे हैं तो आपसे 20,000 रुपये लेंगे, इतना का फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बेहतर है आप आवेदन कर दीजिए यार, कोई मतलब नहीं, है ना। ये ओरल हमने आपको बता दिया, अब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा 50% सीटें स्वयं प्रवेश, ये तो यही चीजें हमने आपको बताया, है ना। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इनके लिए कोई अलग से समय सारणी नहीं आती है। लोग कहते हैं कि चलिए अलग से आएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना होगा तो आप आवेदन करिएगा, आवेदन करने के बाद जो प्रोसीजर होगा हम बता देंगे, है ना। चलिए, कहा जा रहा है प्रशिक्षण के साथ प्रारंभ होगा, जो जब इनका प्रशिक्षण प्रारंभ होगा तब अल्पसंख्यक का भी प्रारंभ होगा, है ना। कहा जा रहा है अभ्यर्थी संस्थान जो है प्रशिक्षण हेतु चयन एनसीटीए से संबंधित संस्था आवंटित जो है सीटों पर 50% सीटों पर मेरिट के अनुसार किया जाएगा, तथा प्रवेश मेरिट को इग्नोर नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश है तो ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक परीक्षा को प्राप्तांक प्रतिशत योग जो है आधार पर गुणांक तथा आगणन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। मेरिट को वरीयता में अल्पसंख्यक समुदाय के अहम अभ्यर्थियों को जो अधीनता जो है प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए चयन की कार्यवाही की जाएगी। अल्पसंख्यक कॉलेज में सबसे पहले अल्पसंख्यक को वरीयता दिया जाएगा, उसके बाद अगर आप और भी श्रेणी के जाते हैं, ठीक है, तो उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा सबका एडमिशन होता है, ये नहीं कि सिर्फ अल्पसंख्यक का ही होगा। ठीक है, सबका होगा, हिंदू मुस्लिम सबका होगा। चयन में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसे तो पारदर्शी प्रक्रिया प्रचलित जो है पालन किया जाएगा। इसे तो अल्पसंख्यक संस्थान द्वारा प्रवेश की समिति बनाई जाएगी, जिसमें प्राचार्य, जिला शिक्षा में प्रशिक्षण संस्थान, संबंधित जनपद द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधि जो है भी सम्मिलित किया जाएगा। बाकी इन चीज़ों को देख सकते हैं। पत्राचार अल्पसंख्यक कॉलेज में अल्पसंख्यक कोटे के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों का विवरण ऑनलाइन फीड किया जाना। ठीक है, यानी आप अगर बिना आवेदन के भी एडमिशन कराते हैं तो ये अपने स्तर से आपका जो डाटा है वो फीड कर देते हैं, जो कि आपका मान्य होता है। ठीक है, ये इनको इतना छूट मिला रहता है। बाकी और हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है,
ये अल्पसंख्यक के बारे में हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संबंधी दायित्व क्या है, इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप जब जाएंगे तो आप खुद वहाँ समझ जाएंगे कैसे कैसे क्या है। देखिएगा, 12 तारीख आपका ये नोटिफिकेशन आया था, 18 तारीख से आवेदन होगा, 9 तारीख लास्ट डेट है, 10 तारीख आपकी स्टेट रैंक या स्टेट रैंक ने आवेदन की अंतिम तिथि, फीस वगैरह जमा करेंगे, 12 तारीख तक प्रिंट आउट लेंगे, 16 तारीख को आपकी मेरिट के आधार यानी स्टेट रैंक आपकी घोषित होगी, ठीक है। और यहाँ 17 तारीख से 17 तारीख से जो है 30 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग शुरू होगी पहले चरण के। उसके बाद 13 नवंबर से शुरू होगी, ठीक है। ये सब प्रोसीजर आप देख लीजिए, एक एक चीज़ों को हम फिर से आपको बताएंगे, ऐसा नहीं है, जब आपका जो भी स्टेप होता रहेगा वो हम आपको बताते चलेंगे। प्रशिक्षण आपका प्रारंभ 12 दिसंबर से ये बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, अभी 12 दिसंबर बहुत समय है, देखा जाएगा कब से प्रारंभ होगा ये हम आपको बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट्स बचता होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी अगर आगे हम कहें, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप मेरिट वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो मेरिट बनेगी वो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल की मेरिट 235 के ऊपर ही रहेगी, 235 के नीचे नहीं आएगी, ठीक है। ये पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। बाकी अदर स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, हमने सारी चीज़ों पर अध्ययन आपके बीच में कर दिया है। बट अगर आपका कोई डाउट्स बचता है तो आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।